नमस्कार साथियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा के बारे में बात करेंगे। पद्य शिक्षण में आपकी दो महत्वपूर्ण विधियां होती है, एक है दंडान्वय और एक है खंडान्वय। उन दोनों को अन्वय के आधार पर विभाजित किया गया है। परीक्षा में एक सवाल इनका पक्का आता है संस्कृत में, और वहां पे विद्यार्थी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि खंडान्वय विधि कौन सी है, दंडान्वय कौन सी है। चलते हैं, आज अपन इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। खंडान्वय कौन सी है और दंडान्वय कौन सी है। तो सबसे पहले आपको याद करना है कि अन्वय के आधार पर विधि कौन कौन सी है। यानी अन्वय के आधार पर विधियां है दो, ध्यान देना। अन्वय के आधार पर विधियां, अन्वय का अर्थ है पद्य से गद्य बनाना। अन्वय का अर्थ है सीधी रेखा में लिखना, यानी श्लोक होता है उसमें कर्ता कर्म क्रिया कैसे अलग अलग होते हैं, लेकिन उनको एक व्यवस्थित क्रम में लिखना, पद्य से गद्य बनाना, उसे बोलते हैं अन्वय। तो अन्वय के आधार पर विधियां हैं आपकी दो। एक विधि है, पहला है आपको पूछा जाए क्रम यही है, दंडान्वय, दंड प्लस अन्वय, और दूसरा है खंडान्वय। क्या हो जाएगा? खंडान्वय, खंड प्लस अन्वय। तो अब इनमें से प्रश्न कैसे बनेंगे? प्रश्न आपके 3-4 टाइप के प्रश्न बनते हैं। छोटे बनते हैं, नॉर्मल सवाल बनता है, लेकिन विद्यार्थी को यही पता नहीं रहता है कि ये कौन सी विधि है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? खंडान्वय का अर्थ है दंडान्वय का, दंड प्लस अन्वय। अब दंड, एक शब्द यही पूछा जाता है कि दंड प्रतीक किसका है, तो दंड का अर्थ है वाक्य। क्या है? वाक्य। और संस्कृत में मुझे ग्रंथि युक्त, ग्रंथि युक्त, ठीक है। और वास्तविक इसका और नाम है लघुड़म। क्या हो जाएगा? लघुड़म। ये आपका लघुड़म, ये संस्कृत नाम है। ध्यान देना, कई बार पूछा जाता है, अपन अपनी भाषा में लिख सकते हैं लघुड़म, लेकिन ग के साथ ड़ साथ मिला होता है, लघुड़म। अब एक तो सवाल सीधा यही पूछा, कई बार पूछा गया है कि दंड किसका प्रतीक है। दंड प्रतीक है वाक्य का। वाक्य नहीं है तो ग्रंथि युक्त, ग्रंथि नहीं हो तो लघुड़म। कभी कभी ध्यान देना, आपने याद कर लिया वाक्य, और संस्कृत में ऑप्शन में आपका विकल्प में वाक्य है ही नहीं, तो ध्यान देना ग्रंथि युक्त भी सही है और लघुड़म भी सही है। अधिकतर ये पूछा जाता है संस्कृत में लघुड़म, यानी लघुड़म किसका प्रतीक है? दंड का। दंड का प्रतीक क्या है? लघुड़म, यानी वाक्य। और अब इनमें आते हैं, मैं क्रम से आपके तुलना के माध्यम से करवाऊंगा। तो खंडान्वय का अर्थ है खंड प्लस अन्वय। क्या जाएगा? खंड प्लस अन्वय। तो खंड का अर्थ है शब्द। क्या हो जाएगा? शब्द। और यहां पे है वाक्य। तो अब आपको कई बार ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, बता रहा हूं अभी आपको दंडान्वय और खंडान्वय अंतर क्या। पहले दंडान्वय ले रहा हूं तो साथ साथ में अंतर भी लगेंगे। अब इनके दूसरा सवाल बनता है कि इसका अपर नाम क्या है। हर एक विधि का पूछा जाता है। अपर नाम का अर्थ है दूसरा नाम। तो खंडान्वय विधि का दूसरा नाम है प्रश्नोत्तर विधि। ध्यान देना, कौन सी हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि, ये इसका दूसरा नाम है। और खंडान्वय का भी क्या है? एक तो आकांक्षा विधि और ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, आकांक्षा विधि भी कहते हैं, और इनका नाम भी एक है प्रश्नोत्तर विधि भी है। ध्यान देना, क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर विधि। तो अब दोनों विधियां हैं, इनका एक नाम तो कॉमन हो गया, प्रश्नोत्तर विधि दंडान्वय भी है और प्रश्नोत्तर विधि खंडान्वय भी है। लेकिन खंडान्वय में दो और नाम है। आकांक्षा विधि दूसरा नाम किसका है? खंडान्वय का। ह्यूरिस्टिक विधि को किस विधि के नाम से जाना जाता है? खंडान्वय विधि को। तो ये छोटे से प्रश्न ध्यान देना। उनके बाद आपका आता है इन विधि के प्रवर्तक कौन है, यानी प्रवर्तक। तो दंडान्वय विधि के प्रवर्तक है सुकरात। कौन है? सुकरात। और खंडान्वय विधि के भी प्रवर्तक है सुकरात। दोनों में कॉमन है, ध्यान रखना, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। प्रवर्तक कौन हो गए? सुकरात। वापस देखो, ये छोटे छोटे प्रश्न है और गहरा आगे बढ़ेंगे। तो अन्वय के आधार पर विधियां कितनी हो गई? दो। एक है दंडान्वय और दूसरी है खंडान्वय।
दंडान्वय करता है दंड प्लस अन्वय, खंडान्वय करता है खंड प्लस अन्वय। दंड किसका प्रतीक है? सीधा सवाल पूछा जाता है। दंड प्रतीक है वाक्य का, या तो विकल्प में वाक्य होगा, या ग्रंथ युक्त होगा, या लघुड़म होगा। तो संस्कृत की बात करते हैं तो लघुड़म ज्यादा पूछा जाता है। गत वर्ष के L2 में पूछा गया था तो उसमें दंड ही पूछा गया था। दंडान्वय का दूसरा नाम क्या है? अपर नाम का अर्थ है दूसरा नाम प्रश्नोत्तर विधि। और प्रवर्तक कौन है? सुकरात। ये तीन यह प्रश्न बन गए। अब यहां भी तीन प्रश्न बनते हैं। खंडान्वय का अर्थ है खंड प्लस अन्वय, यानी शब्द का अन्वय करना या वाक्य का अन्वय करना। और अपर नाम क्या है? आकांक्षा विधि या ह्यूरिस्टिक विधि, और प्रश्नोत्तर विधि भी इसको कहते हैं, जो दोनों की कॉमन है। इसके प्रवर्तक भी सुकरात है और इसके प्रवर्तक भी सुकरात है। अब बात करते हैं आगे। तो अब आगे की बात यह है कि यह विधि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाती है। विश्लेषण से संश्लेषण, इस बात का ध्यान देना। विश्लेषण से किस हो जाती है? संश्लेषण की तरफ। कैसे? विश्लेषण का अर्थ है यह हुआ कि इसमें एक एक शब्द की व्याकरण पूछी जाती है, व्याकरण के संबंधित प्रश्न होते हैं। और ये होती है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। उल्टी ध्यान देना, ये आपकी विधि कहां से आएगी? संश्लेषण से विश्लेषण की ओर जाएगी। ये सवाल आपके हर जगह नहीं मिलेगा, इनका ध्यान देना। संश्लेषण क्या है, विश्लेषण क्या है, मैं भाषा आपके शिक्षण में बता चुका हूं। संश्लेषण का अर्थ है पूरा वाक्य, इसमें पूरा वाक्य खोजा जाता है। पूरे वाक्य के आधार पर उसके बाद प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पूछे जाते हैं, वाक्य तो होगा लेकिन शब्दों के माध्यम से एक एक शब्द की व्याकरण होगी और उनमें से वाक्य की होगी। अब दूसरी बात, आगे और बढ़ते हैं। ये इसमें सारे प्रश्न व्याकरण आधारित होंगे, व्याकरण आधारित प्रश्न होंगे। किस पे? दंडान्वय में व्याकरण आधारित प्रश्न, इस बात का ध्यान देना। और इसमें व्याकरण आधारित नहीं होंगे, ये इसमें व्याकरण आधारित यानी व्याकरण का प्रयोग बहुत कम होगा। इसमें व्याकरण का हर जगह प्रयोग होगा। इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? मातृभाषा का प्रयोग। किसमें? दंडान्वय में। दंडान्वय में मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा और खंडान्वय में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान देना, संस्कृत भाषा का प्रयोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते ही पूरा वातावरण संस्कृत में हो जाता है। लेकिन इसमें पूरा वातावरण संस्कृत में नहीं होता है, क्योंकि इसमें व्याकरण आधारित सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और मातृभाषा में प्रश्न पूछा जाता है, अधिक प्रयोग होता है। वापस देखिए, इसके बारे में और है। इसमें आपके सबसे पहले वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया को ढूंढा जाता है। किसमें? दंडान्वय में। ध्यान देना, दंडान्वय में सबसे पहले कर्ता कर्म और क्रिया को पहचाना जाता है। ध्यान देना, कर्ता कर्म और क्रिया को पहचाना जाता है। इसमें पहचाना जाता है, ध्यान देना, वाक्य का प्रश्न करते समय किम सर्वनाम का कह है, किम है, कैन है, कस्मै है, कस्मात है, कस्य है। ये किम सर्वनाम की विभक्ति याद करा रहा हूं। उसके बाद में कस्मिन, ये सप्तमी विभक्ति आगे। तो ये कह, किम, कैन, कस्मे, कस्मात, कस्य, कस्मिन, इन आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कर्ता कर्म और क्रिया आधारित प्रश्न होंगे। इनमें आगे आपके और प्रश्न जब पूछा जाता है तो इसमें आपके सबसे पहले कर्ता को निकालना जाता है, कर्ता के बाद में क्रिया या क्रिया या कर्ता, उसके बाद में कर्म। उन आधार को लेकर के इसका प्रयोग होगा। और इनमें क्या होगा? कह, किम, कैन, कस्मे, कस्मात, कस्य, कस्मिन से होगा। दूसरी बात, यदि विशेषण शब्द है तो कीदृश का प्रयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा? कीदृश का। और इसमें सबसे पहले विशेषण विशेष्य के बारे में पूछा जाता है। ध्यान देना, सवाल आता है विशेषण विशेष्य का प्रयोग सबसे पहले कौन से विधि में होता है? खंडान्वय में। इसमें पहला आप होता है कर्ता कर्म और क्रिया। कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है क, किम, कैन आधारित विधि कौन सी है? खंडान्वय। कर्ता कर्म क्रिया का आधारित कौन सी है? दंडान्वय।
और अब आपको छोटे छोटे और बिंदु है। यदि इसमें संस्कृत आधारित होने के बाद में इसमें सौंदर्य या रसानुभूति होती है, सौंदर्यानुभूति या रसानुभूति, किसमें? खंडान्वय में रसानुभूति क्यों होती है? क्योंकि इसमें संस्कृत का प्रयोग होता है, संस्कृत आधारित भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए सौंदर्य और रसानुभूति का प्रयोग होता है। इसलिए बच्चा सक्रिय रहता है। बच्चा क्या रहता है? सक्रिय रहता है। और इसमें क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें सौंदर्य अनुभूति और रसानुभूति नहीं होती है। सौंदर्यानुभूति या रसानुभूति का प्रयोग नहीं होता है। किसमें? दंडान्वय में। इस बात का ध्यान देना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मातृभाषा का प्रयोग ज्यादा होता है, व्याकरण आधारित होते हैं, इसलिए यहाँ पे रस और अनुभूति नहीं होती, इसलिए बच्चा निष्क्रिय रहता है। अब आप तुलना कर सकते हैं, जब बच्चा निष्क्रिय रहता है तो मनोवैज्ञानिक कौन सी हो जाएगी? तो ये खंडान्वय विधि मनोवैज्ञानिक विधि हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? अमनोवैज्ञानिक। इस बात का ध्यान देना, ये हो जाएगी मनोवैज्ञानिक खंडान्वय, और ये हो जाएगी अमनोवैज्ञानिक। और छोटे प्रश्न है इसमें, यानी दंडान्वय में रस है, गुण है, छंद है और अलंकार, इनका सामान्य परिचय होगा। क्या होगा? सामान्य परिचय। किसमें? दंडान्वय में। विशेष ध्यान देना कि दंडान्वय विधि में रस, गुण, छंद, अलंकार का सामान्य परिचय, और खंडान्वय में रस है, गुण है, छंद है, अलंकार है, इनका विस्तृत परिचय हो जाएगा। कैसा परिचय होगा? विस्तृत परिचय। ध्यान देना अच्छी तरह से। आपके सामने वापस बोल देता हूं, दंडान्वय में रस, गुण, छंद, अलंकार का सामान्य परिचय, और खंडान्वय में रस, गुण, अलंकार, छंद का विस्तार से होगा विस्तृत परिचय। इस प्रकार से दोनों की तुलना करके आपको पढ़नी है। वापस आ रहा हूं मैं। अन्वय के आधार पर विधि कितने प्रकार की है? 2। अन्वय के आधार पर विधि कितने प्रकार की है? 2। दोनों का क्रम भी पूछा जाता है। तो पहला क्रम होगा दंडान्वय और दूसरा क्रम होगा खंडान्वय। दंडान्वय का दंड प्लस अन्वय, अन्वय में भी अनु प्लस अय, अर्थात दंड के पीछे चलना। दंड का अर्थ है वाक्य के पीछे चलना। दंड किसका प्रतीक हुआ? वाक्य का। इनको भी कर सकते, दंड प्लस अनु प्लस अय, अनु का अर्थ का पीछे, दंड किसका प्रतीक हुआ? वाक्य का। लघुड़म ग्रंथि युक्त, उसके पीछे चलना। क्या हो जाएगा? दंडान्वय। इसमें मातृभाषा का प्रयोग होगा, दंडान्वय में मातृभाषा का प्रयोग, और खंडान्वय में संस्कृत भाषा का प्रयोग। दंड प्रतीक है वाक्य का, खंड प्रतीक है शब्द का। इसमें अपर नाम अर्थात दंडान्वय का दूसरा नाम है प्रश्नोत्तर विधि, और खंडान्वय के 3 नाम है। प्रश्नोत्तर विधि भी है, आकांक्षा विधि भी है, और ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। किसको? खंडान्वय को। प्रवर्तक दोनों के एक ही है। प्रवर्तक का दंडान्वय के भी सुकरात है और खंडान्वय के भी सुकरात है। दंडान्वय विधि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर चलती है। विश्लेषण से संश्लेषण का अर्थ यह हुआ व्याकरण आधारित एक एक शब्द के टुकड़े। कैसे? कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, प्रत्यय है। ध्यान देना, प्रत्यय आधारित प्रश्न है। सारे व्याकरण के आधारित प्रश्न किसमें होंगे? व्याकरण आधारित। इसलिए इसको बोलते हैं विश्लेषण से संश्लेषण। एक विधि होती है, विश्लेषण करते एक एक टुकड़े को बांट कर चलना। वाक्य आएगा, वाक्य को पूरा टुकड़े करना, प्रकृति प्रत्यय करना, सारी व्याकरण बताना, उसे बोलते हैं विश्लेषण। चलते चलते वाक्य पूरा बनेगा। और ये विधि है दंडान्वय। खंडान्वय, खंडान्वय संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। संश्लेषण करते पूरे वाक्य को खोजा जाता है, उस पूरे वाक्य के अंदर। उसके बाद में आपको कर्ता, कर्म, क्रिया आधारित प्रश्न न होकर आपको किम है, कैन है, कस्म है, किम आधारित इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले इसमें विशेषण विशेष्य को खोजा जाता है, और दंडान्वय में सबसे पहले कर्ता, कर्म और क्रिया को खोजा जाता है। इसलिए ये विश्लेषण करता है, इसको पूरे वाक्य को सबसे पहले निकाला जाता है। वाक्य बनाने के बाद उसके बाद में विशेषण विशेष्य, उसके बाद में किम सर्वनाम आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। किसमें? खंडान्वय में। और सारे प्रश्न व्याकरण आधारित नहीं होते हैं, व्याकरण आधारित न होकर, ध्यान देना, किसमें? खंडान्वय में प्रश्न व्याकरण आधारित नहीं होते हैं, और दंडान्वय में सारे प्रश्न क्या होगा? व्याकरण आधारित होते हैं।
खंडान्वय में प्रश्न व्याकरण आधारित नहीं होते। कई बार पूछा जाता है कि खंडान्वय व्याकरण आधारित विधि कौन सी है? दंडान्वय, खंडान्वय, दोनों, कोई भी नहीं। व्याकरण आधारित विधि है दंडान्वय, कौन सी नहीं है? खंडान्वय कभी नहीं है, ध्यान देना विशेष। क्यों? व्याकरण का प्रश्न का अर्थ है यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय है, सारे कर्ता कर्म क्रिया है, सारे के सारे विश्लेषण किया जाता है। दंडान्वय में इसमें कोई विश्लेषण नहीं किया जाता है। कर्ता कर्म क्रिया की जगह आपको किम है, कैन है, कस्म है, ये सारे किम सर्वनाम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें विशेषण विशेष आएगा तो इसमें की दृश्य का प्रयोग किया जाएगा। और व्याकरण आधारित न होने के कारण इसमें सौंदर्य और रस की अनुभूति होती है, इसमें सौंदर्य और रस की अनुभूति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सारे प्रश्न व्याकरण आधारित है, बच्चे बोर हो जाते हैं, बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए दंडान्वय विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है और खंडान्वय मनोवैज्ञानिक विधि है। और पद्य की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? खंडान्वय। इस बात का ध्यान देना, पद्य की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? आपकी खंडान्वय। इस बात का ध्यान देना, कई बार पूछा जाता है। खंडान्वय विधि है जो सर्वश्रेष्ठ विधि है, चाहे उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, सब के अंदर ये श्रेष्ठ पूछी जाती है। और इसमें सौंदर्य रस अनुभूति होती है क्योंकि व्याकरण आधारित प्रश्न नहीं होते हैं। और एक बात ये ध्यान देना, छंद अलंकार रस गुण इनका परिचय दंडान्वय में सामान्य परिचय होता है और खंडान्वय में पूरा विस्तार से परिचय होता है। जैसे मैं एक श्लोक बोल रहा हूं उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम श्रेष्ठ महान रिपुः न अस्ति उद्यम समय बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। यानी पूरा भावार्थ बोल रहा हूं। पहले ये श्लोक आ गया तो श्लोक आने के बाद में सबसे पहले इसका भावार्थ बोला जाएगा दंडान्वय में। दंडान्वय सबसे पहले उसका भावार्थ पूरा होगा। कैसे? आलस्य ही मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ एक घोर या महान शत्रु है, परिश्रम के समान उसका कोई मित्र नहीं है जिसको करके वो कभी दुखी नहीं होता। और आलस्य से हमेशा क्या होता है? दुखी। ये पूरा भावार्थ किया जाए किसमें? दंडान्वय में। अब दंडान्वय श्लोक के प्रश्न क्या पूछा जाएगा? जैसे आलस्य मनुष्याणाम श्रेष्ठ महान रिपु, तो अब आपको यहां पूछा जाएगा सबसे पहले कर्ता कौन है? तो आलस्य शरीर मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ महान रिपु है। किसके शरीर? मनुष्यों के शरीर में। तो ये यहाँ पे कर्ता कर्म क्रिया पूछा जाएगा। और यहां क्या पूछा जाएगा? महान रिपु का अस्ति कह, महान रिपु का अस्ति, अर्थात महान रिपु महान शत्रु कौन है? अर्थात आलस्यम। किम? तो आलस्यम, ये पूछा जाएगा खंडान्वय में। दूसरा महान रिपु, तो महान रिपु कहते हैं महान घोर शत्रु, विशेषण क्या होगा? महान रिपु क्या होगा? विशेष्य। ये पूछा जाएगा किसमें? खंडान्वय में। और इसमें नहीं पूछा जाएगा, इसमें सीधा कर्ता कर्म और क्रिया पूछा जाएगा कि न अवसीदति, यानी किसको करके दुखी नहीं होता है? तो न अवसीदति यानी क्रिया। सबसे पहले क्रिया निकालेंगे और उसके बाद में कर्ता निकालेंगे, कर्म निकालेंगे और प्रकृति प्रत्यय इस प्रकार से जिस कृत्वा है कर्तवा। मैं लिख के बताता हूं आपको, अभ्यास करवा देता हूं। श्लोक पूरा देख के ये आपने लिख लिया होगा, वापस समझ लिया होगा और ये आपको बाद में विस्तार से मिल जाएगा। अब प्रश्न कैसा पूछा जाएगा उस प्रश्न का मैं आपको श्लोक के माध्यम से बता देता हूं और श्लोक के माध्यम से ही पता लगता है आपको। तो ये महत्वपूर्ण विधि है, इसलिए मैंने आपको एक अलग से एक विधि करवाऊंगा जो आपके लिए फायदे की निकले। केवल रटना नहीं है, रट्टा फिक्के से होने से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है और परीक्षा में थोड़ा सा प्रश्न घुमा के पूछा जाता है तो एक नंबर से हाथ धो बैठता है। तो बंधुओं ध्यान देना, जैसे मैं आपको श्लोक दे रहा हूं, बड़ा लिख रहा हूं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः, मैं संधि विच्छेद से पढ़ रहा हूं, महान रिपुः, ये पहली लाइन हो गई। दूसरी न अस्ति, मैं संधि विच्छेद से कर रहा हूं, न अस्ति उद्यम शमबंधु कृत्वा यम न अवसीदति। जैसे ये श्लोक दे दिया, अब आपको दोनों बताना हूं, खंडवान्वय कैसे होगी, दंडान्वय कैसे होगी। सबसे पहले श्लोक आता है तो पहले दंडान्वय बता रहा हूं। तो दंडान्वय में, अब मैं पुनः पढ़ देता हूं, दंडान्वय में सीधा पढ़ ले पहले। जैसे क्या होगा, टुकड़ा करके पढ़ेंगे वो व्याकरण से। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः, उत्तम संधि, महान रिपु
न अस्ति उद्यम समबंधु, ध्यान देना, दीर्घ यण, न अस्ति उद्यम, और आगे समः या उत्पसंधि वापस समः प्लस बंधु, ये इस प्रकार से पढ़ेंगे। और क्री प्लस क्या हो जाएगा कत्वा, और यहां पे वापस क्या हो जाएगा न प्लस अ प्लस शीदति। ये सारे सारे एक एक पूरे वाक्य को टुकड़े करेंगे, विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण कैसे? आलस्य में द्वितीय व्यक्ति ही अव्यय, मनुष्य नाम षष्ठी का बहुवचन, शरीरस्थः महान, यहां पे उत्पसंधि है, ये शरीरस्थः प्लस क्या हो जाएगा महान, उत्पसंधि मैं करवा चुका हूं, यानी ओ के बाद में अघोष और सघोष आते, ध्यान देना, सघोष आते ही आपकी कौन सी हो जाएगी शत्व संधि, उत्पसंधि हो जाती है, ध्यान देना। अघोष कभी आते नहीं, आते गलत हो जाता है। तो ये टुकड़ा कर लिया दंडान्वय में, देखो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपु न अस्ति उद्यम समः बंधु कृत्वा या नव शीदति, ये टुकड़े कर लिए, विश्लेषण कर लिया। ये सारा विश्लेषण हो गया दंडान्वय में। अब प्रश्न क्या पूछेंगे? अब यहां प्रश्न पूछा जो कर्ता कौन है, तो ये कर्तृपद का अस्थि, यहां देखो कर्तृपद का अर्थ है संस्कृत में क्या बोलते हैं, कर्तृपद का अर्थ है कर्ता। तो अब इसमें ये तो कर्ता पूछा जाएगा, एक क्रियापद का अस्थि, तो क्रियापद हमेशा ध्यान रखना कि जैसे क्रिया है पठति अवसिद्धति, ये क्या हो जाएगा अव प्लस सिद्ध धातु लट लका प्रथम पुरुष का एक वचन, ये क्रियापद। इस पर आधार प्रश्न पूछा जाएगा तो ये कौन सी हो गई व्याकरण आधारित, अर्थात अब उपसर्ग हो जाएगा, सिद्ध धातु हो जाएगी और लट लका प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा, ये क्रियापद हो गया। कर्ता कौन है? दुखी कौन नहीं होता? जिसको देखो बड़े परिश्रम कोई बंधु नहीं है, जिसको करके दुखी नहीं होता, कौन हुआ? उद्यम। देखो अब यहां कर्ता कौन हो गया? उद्यम। तो कर्तृपद क्या हो जाएगा? उद्यम। ये प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो दंडान्वय, कौन सी हो जाएगी? दंडान्वय। कर्ता कर्म क्रिया, अब कर्म क्या है? किसको करके, देखो जिसको करके दुखी नहीं होता, कौन दुखी नहीं होता? मनुष्य। किसको? देखो वापस देखो, परिश्रम उद्यम किसको? कोई उसका बंधु नहीं है, जिसको करके वो कभी दुखी नहीं होता, बंधु। परिश्रम उसका क्या होगा? बंधु। तो अब इस प्रकार से जब प्रश्न पूछते पता लग जाता है कि कौन सी आपकी विधि है, दंडान्वय। अब यहां पे जब ये पूरा लोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? मनुष्य, कि मनुष्य दुखी नहीं होता किसको करके, तो कर्तृपद आपके यदि पूरा वाक्य पूछा जाए तो आप लिखोगे मनुष्य। मैंने आपको यहां पे उद्यम बना लिया था, तो उद्यम का अर्थ है करके, कर्म आ जाए, कर्मणि, या कर्मणि पद क्या हो जाएगा? उद्यम। और कर्तृपद क्या हो जाएगा? मनुष्य, या मनुष्य नाम भले हो जाए, मनुष्य होगा, मनुष्य नहीं होगा, मानव होगा, मानव नहीं, व्यक्ति होगा, व्यक्ति मनुष्य नाम, तो भी सही है कि बहुवचन लिखा है मनुष्य नाम, ये हो जाए कर्तृपद, क्योंकि यह षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। लेकिन यहां पर पूछा जाए तो मनुष्य आपका लिखा है, तो मनुष्य करें, मनुष्य नहीं तो मनुष्य नाम लिखा है ना, मनुष्य लिखा अवश्य आता है। तो ये कर्ता पद, उद्यम कर्मणि पद और अवसिद्धति ये क्रियापद, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो आपकी व्याकरण आधारित हो गई, विश्लेषण हो गया, और सारे के सारे प्रश्न व्याकरण आधारित हो गए। ऐसा यदि करने से बच्चों को व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है तो बच्चा निष्क्रिय होता है, बोर हो जाता है, इसलिए ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी है? अमनोवैज्ञानिक। अब इसमें मातृभाषा का प्रयोग होगा, सब का सब क्या होगा? मातृभाषा का प्रयोग। अब इसमें ये अलग करने के बाद पूरा पहले भावार्थ बता दिया, एक एक टुकड़े कर लिए, और पूरा दंड काटते, पूरा वाक्य, पूरे वाक्य बताया जाएगा। इसमें वाक्य का दंड होगा। वाक्य कैसे? ये पूरा वाक्य बना, अब इसमें एक 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 की आपको विश्लेषण किया, इसलिए दंडात्मक, दंड किसका प्रतीक होगा? वाक्य का। अब आता हूं खंडान्वय में। खंडान्वय में क्या होगा? सबसे पहले पूछा जाएगा विशेषण विशेष्य। तो अब इसमें विशेषण विशेष्य कौन है? महान रिपु, यानी विशेषण का अर्थ जैसे सफेद पेन या काला पेन, तो विशेषण क्या है? काला, और विशेष्य क्या है? पेन। तो अब इसमें विशेष्य कौन है? विशेषण कौन है? महान रिपु, यानी घोर शत्रु, अत्यधिक, रिपु का अर्थ शत्रु, तो महान सब हो जाएगा विशेषण। महान क्या हो जाएगा? विशेषण, और रिपु क्या हो जाएगा? विशेष्य, विशेष्य। ये ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो हो जाएगी कौन सी? खंडान्वय। दूसरा, मनुष्य नाम श्री महान रिपु का अस्ति, देखो ध्यान देना अच्छी तरह, मनुष्य श्रेष्ठान महान रिपु का अस्ति, या किम अस्ति, तो अब कहा अस्ति, तो रिपु कौन है? अब यहां आलस्य का है तो आलस्य,
किम है तो आलस्यम, क्योंकि जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा जाता है उसी विभक्ति में आंसर होना जरूरी है उत्तर। जैसे मनुष्य नाम से महान रिपु कह अस्ति तो आलस्य, किम अस्ति तो आलस्यम। ये ऐसे प्रश्न किसमें पूछे जाएंगे? खंडान्वय में। ध्यान देना अच्छी तरह से, ये प्रश्न कह किम कैन कम सर्वनाम कोई भी आएगा तो खंडान्वय में। इसमें क्या पूछा जाएगा? उक्त वाक्येषु कर्तृपद कः अस्ति, क्रियापद कः अस्ति, कर्मणि पद कः अस्ति, प्रकृति प्रत्यय कः अस्ति, विभक्ति लकार पुरुष वचन लिंग वचन, ये सारे पूछे जाएंगे किसमें? दंडान्वय में। व्याकरण आधारित सारे प्रश्न। इसमें केवल आपका किम सर्वनाम का और दूसरा विशेषण विशेष्य, दूसरा पूछा जाएगा विशेषण पद कीदृश अतः महान शब्द, ये इस प्रकार से पूछा जाएगा। उद्यम सम अतः समान, ये विशेषण शब्द आएंगे। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, तब आपकी हो जाएगी खंडान्वय। तो दोनों में श्रेष्ठ विधि कौन सी हो गई? खंडान्वय पूछे जाए तो खंडान्वय विधि में किसका प्रयोग होता है? संस्कृत का। और दंडान्वय किसका होता है? मातृभाषा का। व्याकरण का प्रयोग किसमें होता है? व्याकरण का होता है दंडान्वय में। और खंडान्वय व्याकरण आधारित प्रश्न नहीं पूछे जाते, केवल किम सर्वनाम के संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? खंडान्वय। अमनोवैज्ञानिक कौन सी है? दंडान्वय। रस अलाम, जैसे इसमें रस कौन सा है? जैसे विस्तार से हो जाएगा। उक्त श्लोक छंद का अस्ति, रस का अस्ति, गुण का अस्ति, दोष का अस्ति, अलंकार का अस्ति, ये सारे के सारे पूछ के इसका विश्लेषण करना, पूरा पूरा बताना होगा खंडान्वय में। इसमें एक नॉर्मल होगा यानी सामान्य परिचय होगा किसमें? दंडान्वय में। इस प्रकार से ये दोनों विधियां हैं। दोनों विधियों में सवाल क्या बनता है? ध्यान देना, वापस बोल देता हूं। दंड प्रतीक किसका है? दंडान्वय में दंड प्रतीक है किसका? वाक्य का, लघुणम का, ग्रंथ युग का। खंडान्वय में खंड है। दंडान्वय विश्लेषण होगा, विश्लेषण से संश्लेषण और योग संश्लेषण से विश्लेषण। दंडान्वय मातृभाषा का प्रयोग, खंडान्वय में संस्कृत भाषा का प्रयोग। दंडान्वय व्याकरण आधारित प्रश्न और खंडान्वय व्याकरण आधारित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, केवल किम सर्वनाम पूछा जाता है। इसमें रस गुण छंद अलंकार का सामान्य परिचय और खंडान्वय में विस्तार से, रस गुण छंद अलंकार का विस्तार से। यहाँ पे व्याकरण आधारित प्रश्न होने से सौंदर्य रस की अनुभूति नहीं होती है दंडान्वय में, और खंडान्वय में रस की अनुभूति होती है, क्योंकि व्याकरण आधारित प्रश्न नहीं होते हैं। और संस्कृत आधारित प्रश्न होने से वातावरण संस्कृत में हो जाता है खंडान्वय में, लेकिन दंडान्वय में संस्कृत में वातावरण नहीं होता है। इस प्रकार से दोनों विधियों को आप कंपेयर करें। कभी भी ध्यान दें, एक एक ना पढ़ें। अब आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी नहीं आती है तो मेरे से बताएं, पूछें। धन्यवाद। इस प्रकार से अपन दोनों विधियों को समझा। ओके, धन्यवाद।